हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आई थिंक वीडियो और वॉइस बिल्कुल ओके होगा। अगर वॉइस और वीडियो ओके तो एक बार लाइव चैट में कमेंट कर दो। और बहुत ही प्यारा सेशन आज का होने वाला है। और आज बात करने वाली स्कोप इन एग्रीकल्चर। क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। और अब वो टाइम आ चुका है जून और जुलाई का, जब 11th क्लास में एडमिशन होता है, 12th क्लास में एडमिशन होता है। और जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं उनका कॉलेज में एडमिशन होता है। तो बिल्कुल सभी के लिए बहुत ही प्यारा ही सेशन होने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है, इस लाइव सेशन को आप सारे बच्चे लास्ट तक देखें। जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक कोई कहानी आपके समझ में नहीं आने वाली। पूरा लाइव सेशन आपको देखने वाला है। अगर आप 10th पास आउट हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आने वाली अगली ये जो टाइम आपकी लाइफ का वो चेंज हो सकता है। अगर आप 11th-12th एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर ली, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से या बायोलॉजी सेक्टर से या मैथ सेक्टर से, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 11th क्लास के हो, चाहे 12th एग्रीकल्चर के हो, या फिर 12th पास आउट हो, या फिर आप बेटा किसी कॉलेज से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। क्लास 10th के बाद आप क्या करें, क्लास 12th के बाद आप क्या करें बेटा, ठीक है। और स्पेशली अगर आप कहीं से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो वर्तमान समय के अंदर, तो आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप कौन कौन सी एग्जाम देख सकते हो। मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है एग्रीकल्चर के बारे में। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है, कौन सी प्राइवेट जॉब्स है, कौन कौन सी बिजनेस है। और स्पेशली वो बच्चे जो 10th पास आउट हो चुके हैं, अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं किस विषय का चुनाव करूं। तो सारी चर्चा आज अपन करने वाले। और मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मोहित गुड इवनिंग सर जी। नितेश गुजर हाय सर। नितेश बिल्कुल सारे बच्चों का वेलकम है। और बेटा आपके कमेंट में मेरा कम ध्यान रहेगा, अब मैं पूरी बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो कमेंट पे थोड़ा मेरा स्पेशली कम ही ध्यान रहेगा। और लास्ट के अंदर अपन सारी बातचीत और कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मेरे वीडियो को चालू करता हूं, मेरी चर्चा चालू करता हूं। स्कोप इन एग्रीकल्चर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। क्या कक्षा 10 के बाद कृषि संकाय चुने, 12वीं के बाद क्या स्कोप है, क्या वास्तव में ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो पूरी भीड़ से अलग है, क्या करियर ऑप्शंस है, सैलरी पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भविष्य में हो सकती है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं जवाब देना जिन्होंने भी 10th पास आउट करी है कि सर अब 10th के बाद मैं किस सब्जेक्ट का चुनाव करूं, ठीक है। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, उस बात को आप देखिए। देखो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको गलत बताई जाती है। जब मतलब रिजल्ट आता है 10th क्लास का, अगर किसी बच्चे के 98 बनती है, 99 बनती है, 96 बनती है, 95 बनती है, 93 बनती है, 94 बनती है, 92 बनती है, 91 बनती है, 90 बनती है, मतलब 85 प्लस बनते ही अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आप एग्रीकल्चर ले लो, तो आपको बहुत गलत नजरों से देखा जाता है। मतलब एक हीन भावना से आपको देखा जाता है कि यार एग्रीकल्चर क्यों। और जब हम पढ़ते थे तो हमको भी ऐसा कहा गया था कि यार क्या तुम तो एग्रीकल्चर वाले हो, तुम्हें क्या आता है ना। ऐसी चीजें बहुत सुनने को मिली है। मतलब आज भी अगर आप, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन आज के 4-5 साल पहले ऐसे था कि यार एग्रीकल्चर लेने का मतलब कमजोर बच्चा। एक चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को क्लियर करना चाहूंगा, सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को, आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती एग्रीकल्चर लेने में और नहीं लेने में, आपका इंटरेस्ट बेस करता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस आने वाले समय के अंदर ग्रोथ ज्यादा कहां पर होने वाली है। देखो सबसे बड़ी चीज होती है
कि इन फ्यूचर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां मिल सकती है, आपको सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन कहां पे मिल सकता है, और आप सबसे जल्दी या टाइम पे कहां पे किस सेक्टर के अंदर आप जल्दी सेट हो सकते हो, ये सारी बातें बेटा डिसाइड करती है। ठीक है, मेरी बात आपके समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहली बात तो ये कि ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपके 90 से ज्यादा परसेंटेज है तो आप बायोलॉजी और बेटा आप मैथ्स में जाओ, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वापस आप सभी को कहना चाह रहा हूं बेटा, चाहे आपके 55% है, आपके 60% है, आपके 75% है बेटा, आपके 85% है, आपके 90% है, या बेटा आपके 98% है, आप सारे बच्चों का एग्रीकल्चर में वेलकम है। आप एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। आप 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरी खुद की सिस्टर है, उसके 10th क्लास में 95% थी, हिंदी मीडियम क्लास की टॉपर थी। उस गुड़िया को बेटा मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही उसका एडमिशन करवाया है, मतलब मैंने उसको 11th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर ही दिलवाई है। शुरुआत मैंने मेरे खुद के घर से की है, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान दे रहा हूं, शुरुआत मैंने मेरे घर से की है। मेरी खुद की सिस्टर है, उसके 10th क्लास में 95% है, और सबने कहा था भाई नीट करवाओ, IIT जे करवाओ, लेकिन नहीं, वो अपनी जगह बेस्ट है। मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूं, एक चीज सुन लेना, मैं शुरुआत के अंदर कह रहा हूं कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहा हूं, या मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो बेस्ट नहीं, वो अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट क्या हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके 95% थी, तो उसको मैंने एग्रीकल्चर ही दिलवाई है 11th क्लास के अंदर, 12th एग्रीकल्चर से, और उसके बाद जो भी फ्यूचर रहेगा पूरा वो एग्रीकल्चर से ही रहेगा। मैं वापस कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में कहीं पे सेट है कि 55% वाला बच्चा ही एग्रीकल्चर ले सकता है, 60 वाला ही, भाई नहीं, आपके चाहे 50% हो, आपके 55% हो, या फिर आपके 60% हो, या फिर आपके 75% हो, या फिर आपके 85% हो, या फिर आपके 90% है, या फिर 98 है, आपके कितनी परसेंट है, आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। और एक खास बात मैं आपको ये बताऊं, अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। आप कहोगे सर हमारा डॉक्टर बनने का सपना है, हमारा इंजीनियर बनने का सपना है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हालांकि मेरी बात को आप अदरवाइज ना ले, मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूं बेटा। जब अपन 5वीं क्लास में थे ना तो अपने अलग सपने थे, जब अपन 6ठी क्लास में अपने अलग सपने थे, जब 8वीं क्लास में तो अपने अलग सपने थे, जब हम 10th क्लास में तो अपने अलग सपने अपन बहुत देखते हैं। हाँ, कोई तो कोई सपने में अपने आप को भगवान समझता है, सपने तो अपन बहुत सारे देखते हैं, लेकिन आज के टाइम में, इस वर्तमान समय के अंदर रियलिटी क्या है, कहां पर बेस्ट करियर ऑप्शन है, कहां पर सबसे ज्यादा जॉब्स है, कहां पर अच्छी खासी सैलरी है, और कहां पर फ्यूचर में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, ये बात आपके समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस बात को समझो आप। सपना तो हर किसी के क्या क्या है, सपने कभी पूरे नहीं होते। आपको बताऊं मैं, एक कहानी, बहुत प्यारी सी ये लाइन है, अगर आप समझो तो समझ जाना, वरना बहुत इम्पॉसिबल इस बात को समझना। सपने कभी पूरे नहीं होते हैं ना, आप रात को सपने देखते हो, कभी पूरे हुए आज तक? बहुत नहीं, बहुत कम होते ही नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, टारगेट्स होते, जिंदगी में गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो हमेशा पूरे होते हैं। तो बेटा आप 10th क्लास के बच्चे हो, और ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, वो अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन मैं आपको उनसे बेस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर ही बनो। आज के टाइम में अगर आप साइंस स्ट्रीम में आना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, साइंस में बायोलॉजी भी आती है, मैथ्स भी आती है, और एग्रीकल्चर भी साइंस सेक्टर में ही आता है। मैं एक चीज तो आपकी ये क्लियर कर दूं बेटा कि ये जो है ना एग्रीकल्चर, वो बेटा साइंस सेक्टर के अंदर ही आता है। हाँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनो, आपका जो एग्रीकल्चर बेटा वो साइंस स्ट्रीम में ही आता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे मतलब शर्माने की आवश्यकता नहीं। आप एकदम बिल्कुल प्राउड के साथ और एकदम जोश के साथ और एकदम होश के साथ आप आराम से कह सकते हो कि हम एग्रीकल्चर वाले हैं, आप एग्रीकल्चर लो बेटा, वेलकम है आपका। एग्रीकल्चर आपके साइंस के अंदर ही आती है। और अगर मैं आज के टाइम पे अगर मैं एक कंपैरिजन करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बायोलॉजी का कंपैरिजन करूं, मैं एग्रीकल्चर का कंपैरिजन करूं, मैं मैथ्स का कंपैरिजन करूं, तो नो डाउट बायो मैथ्स
इट्स गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आज के इस वर्तमान समय के अंदर अगर आपको एक नए सेक्टर में जाना है, आपको एक नया कुछ एक्सप्लोर करना है, तो प्यारे बच्चों आप एग्रीकल्चर में ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तीनों की, बायो की, एग्रीकल्चर और मैथ स्ट्रीम की, आर्ट्स की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, है ना बेटा, आर्ट्स की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, तो इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर, चाहे बायोलॉजी की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे आर्ट्स की बात हो, और चाहे कॉमर्स की बात हो, इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर अगर आज के टाइम की मैं बात करूं, तो वन ऑफ द बेस्ट जो स्ट्रीम है प्यारे बच्चों, वो एग्रीकल्चर है। इसमें एक तो अभी तक भीड़ कम है और फ्यूचर के अंदर ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के टाइम में फूड रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती जा रही है। और आप सबको पता है कि विदाउट फूड, बिना भोजन कोई जिंदा नहीं रह सकता। अगर इस फूड चेन को, इस फूड सप्लाई को और बेस्ट करना है, अगर प्रॉपर करना है, तो प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर तो आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। आप मुझे खुद ही कमेंट करके बता दो कि क्या विदाउट एग्रीकल्चर कुछ पॉसिबल है। अगर आपको जिंदा रहना है, आपको खाना पड़ेगा, फूड आपको चाहिए, और जब आप बेटा जिंदा रहोगे तभी कुछ कर पाओगे आगे जाके। मतलब फूड अपनी बेसिक नीड है, फूड अपनी बेसिक नीड है, अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे बेटा, फूड अपनी बेसिक नीड है। तो ये आप श्योर मान लो कि इन फ्यूचर इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा होने वाली। मेरी बात याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर इन फ्यूचर बहुत तगड़े तरीके से ग्रोथ करेगा। देखो इंडिया के अंदर तो सरकारों का ये सिस्टम खराब है, वरना अदर कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बहुत आगे जा चुका है। इंडिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय के अंदर आपको एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके 10th क्लास में कितनी भी परसेंटेज हो, आप इस दौर के अंदर, इस 2026 के अंदर बेटा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकते हो, आपका वेलकम है। यहां पर आपको भीड़ सबसे कम मिलेगी, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं मिलेगा, और वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिग्री आप इन फ्यूचर के अंदर कर पाओगे, बीएससी एग्रीकल्चर। सर मुझे कंपैरिजन बताओ, बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, गुड सब्जेक्ट, अच्छे सब्जेक्ट है, नो डाउट, मैं सबका सम्मान करता हूं, और इनकी भी रिक्वायरमेंट, ऐसी बात नहीं, इनकी भी रिक्वायरमेंट है, हर चीज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स में इतने बच्चे जा चुके, इतनी भीड़ हो चुकी है। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर भीड़ तो एग्रीकल्चर के अंदर भी है, जब आप इनसे तुलना करोगे ना, तो एग्रीकल्चर में ना के बराबर भीड़ है। तो भीड़ भी नहीं है, एक अच्छा सब्जेक्ट भी है, और दूसरी बात, अगर इंटेलिजेंट बच्चे इसके अंदर आएंगे तो भाई आपकी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब तक एग्रीकल्चर के अंदर एवरेज बच्चे आए हैं, अभी तक एग्रीकल्चर के अंदर एवरेज बच्चा आता है या फिर कम पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी होती है कि एग्रीकल्चर बहुत आसान सब्जेक्ट है तो अपन ले लेते हैं। तो इसमें आज तक कम पढ़ने वाले या फिर एवरेज बच्चे आए हैं। अब अगर कोई इसमें इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, बहुत अच्छी परसेंटेज वाला या बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा अगर इसके अंदर आएगा, तो उसकी फ्यूचर में ग्रोथ बहुत तगड़ी होने वाली है ना। तो मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम है एग्रीकल्चर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट क्यों, मैंने कहा ना कि एक तो भीड़ कम है और फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा है, और तीसरी बात आप मुझे खुद बताओ, क्या विदाउट फूड कुछ पॉसिबल है? क्या लाइफ पॉसिबल है? कि बेटा नहीं है। अरे बिना खाना खाए कैसे रह सकते हो? आज के टाइम में पानी की कमी है, जमीनें कम होती जा रही है, इस कम जमीन में ज्यादा अनाज उगाना, कम पानी में ज्यादा अनाज उगाना, बहुत बेहतरीन फूड सप्लाई करना, ये एग्रीकल्चर से ही पॉसिबल है। मतलब आप ये समझ जाओ, एग्रीकल्चर इज एवरीथिंग, विदाउट एग्रीकल्चर नथिंग इज पॉसिबल। एग्रीकल्चर इज एवरीथिंग, विदाउट एग्रीकल्चर नथिंग इज पॉसिबल। एग्रीकल्चर दुनिया है, वर्ल्ड है भैया, एग्रीकल्चर लाइफ है। एग्रीकल्चर इज इक्वल टू लाइफ, मतलब आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है बेटा, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर आज के टाइम फार्मर्स काम करना बंद कर दे, फसल उगाना बंद कर दे, खेती करना बंद कर दे, तो देश की हालत बहुत खराब हो जाती है।
किसी भी देश की ग्रोथ के अंदर, किसी भी देश की प्रगति में, उसकी ग्रोथ के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो वो एग्रीकल्चर का होता है। तो प्राउड के साथ आप ये कह सकते हो कि हम एग्रीकल्चरिस्ट है, हम एग्रीकल्चर वाले हैं। और 10th पास अगर आपने करी, आपके चाहे कितनी परसेंटेज हो, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि बेटा आप बायोलॉजी लो, आप मैथ्स लो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप एग्रीकल्चर में आओ। बेटा ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। आप जैसे बच्चों की आवश्यकता है इस देश को, इस स्ट्रीम को, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की आवश्यकता है, इंटेलिजेंट बच्चों की आवश्यकता है। जितने अच्छे बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे ये सब्जेक्ट उतना ही ग्रोथ करेगा। एग्रीकल्चर कुछ कमी है, वो कमियां अपनी वजह से ही है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कमी नहीं है, वो कमियां इन बच्चों की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से कमियां उसमें पैदा हुई है। वो कमियां क्या, उन पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो नो डाउट आप मस्त रहो, वन ऑफ द बेस्ट ये सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने बता दिया इसका कारण क्या था, जो भी था, ठीक है। ये बात आपके समझ में ही। अब उसके बाद में भीड़ से अलग संकाय, क्या कक्षा 10 के बाद आप कृषि संकाय चुने, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। आप 10th के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ से अलग संकाय, इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। और बिल्कुल मैंने कहा ना, अगर बात करूं मैं आर्ट्स की, कॉमर्स की, बायो की, मैथ्स की, है ना बेटा, तो उन स्ट्रीम्स की तुलना के अंदर एग्रीकल्चर में आज के टाइम में बहुत कम भीड़ है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इंडिया में क्वांटिटी कंपटीशन है, क्वालिटी कंपटीशन नहीं है। इंडिया में क्वांटिटी कंपटीशन है, क्वालिटी कंपटीशन नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या है कि जितने बच्चे आते हैं ना, वो बच्चे ऐसे आते हैं, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उन बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम 55% हो, तुम 60% हो, एग्रीकल्चर ले लो। तो फिर वो बच्चे है ना 11वीं 12वीं में कमजोर मानसिकता के साथ पढ़ते हैं, फिर वो आगे लाइफ में इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाते। अब अगर यहाँ पर कोई बच्चा इस उम्मीद से आ रहा है कि मैं एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बेस्ट वर्क करूंगा, बहुत बेस्ट पढ़ाई करूंगा, श्योर वो बच्चे 100% सिलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर, बिल्कुल। अब सर आपने क्या करा भाई, मैंने पढ़ाना चुना है, मैंने एग्रीकल्चर एजुकेशन को अडॉप्ट करा है। क्योंकि अगर हम जैसे युवा पढ़ाना चालू करेंगे, एग्रीकल्चर का प्रचार करेंगे, तभी इस एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम हो पाएगा। इस देश के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स काम कर रहे हैं बेटा, मेरे जैसे बहुत सारे युवा एग्रीकल्चर एजुकेशन में आज के टाइम में पढ़ा रहे बेटा। मेरे बहुत सारे टीचर्स जानकार है जो मेरी सेम एज के हैं और एज के बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटा। सबका अलग अलग ड्रीम होता है, आपका गवर्नमेंट जॉब होगा, किसी का बिजनेस होगा, मेरा पढ़ाना था। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा मानता हूं पढ़ाने को। तो मैंने एग्रीकल्चर एजुकेशन को अडॉप्ट करा है कि मैं जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा, उतना एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगा, ताकि बहुत अच्छे बच्चे इस सब्जेक्ट में जाए और इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, ठीक है। तो भीड़ बिल्कुल कम है। और मैंने कहा ना कि कक्षा 10 के बाद नो डाउट आप इस स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट फ्यूचर बनेगा। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम आप सिलेक्ट करो बेटा। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनो, है ना, कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, है ना, मेरे 98% बनी है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आपकी अगर चॉइस ही है कि 100% अगर आपकी चॉइस है कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप जाइए, लेकिन आप परसेंटेज बेस पे मत जाओ। आप परसेंटेज बेस पे बिल्कुल ही मत जाओ कि मेरे 98 95 पे तो मैं बायोमैथ्स में ही जाऊं या मैं कॉमर्स आर्ट्स में जाऊं। नो डाउट आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 98 हो, 95, 96, 94, कितनी भी परसेंटेज हो, आप एग्रीकल्चर में आ सकते हो, आपका वेलकम है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में कैसे क्या फ्यूचर आपका रहेगा, ठीक है। करियर इन एग्रीकल्चर, इससे बेहतरीन कुछ नहीं। चलिए मैं एक एक कहानी आपको समझाता हूं। अब आपको करनी, देखो ये एक अखबार की न्यूज कटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और आजकल के न्यूज़पेपर्स में भी ये आ रहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स के साथ 11वीं में चुने कृषि विज्ञान। मतलब अब तो सरकार भी ये कह रही है और अखबारों के माध्यम से कि भाई आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव करो। और इंटरेस्टिंग बात, राजस्थान के अंदर
और कुछ स्टेट्स और है जहां पर 11th और 12th में एग्रीकल्चर की जो लड़कियां होती है उनको भाई साहब 15-15 हजार रुपए एक साल की स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज में पैसा मिलता है उनको, एमएससी में पैसा मिलता है। हाँ जी, एग्रीकल्चर के अंदर लड़कियों को 11वीं में 15 हजार रुपए, 12वीं में 15 हजार रुपए, 2 साल के 30 हजार रुपए मिलते हैं। सेम ऐसा ही उनको बीएससी एजी के अंदर मिलता है, एमएससी में मिलता है, पीएचडी में मिलता है। मतलब 12वीं के बाद तो बॉयज को भी मिलते हैं, 12वीं के बाद में तो कुछ स्कॉलरशिप बॉयज को भी मिलती है, एमएससी में मिलती है, पीएचडी के अंदर भी मिलती है। मतलब गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है। अब आप सोचो गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है, उनको डिजाइड आपकी कि एग्रीकल्चर के अंदर होनहार बच्चे आएंगे तब इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? तो आज के टाइम की डिमांड है कि 11वीं में आप कृषि विज्ञान का चुनाव कर सकते हो। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, एक लाइन आपको मैं बताना चाहूंगा कि 10वीं के बाद स्टूडेंट्स के सामने सब्जेक्ट चयन एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एग्रीकल्चर साइंस बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बिल्कुल एकदम, ये नो डाउट एकदम सही बात है कि 10वीं के बाद स्टूडेंट्स बहुत सोचते हैं कि क्या सब्जेक्ट में चूज करूं। आप बिना टेंशन, आप बिना सोचे, बिना चिंता के आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकते हो और ऐसे में एग्रीकल्चर साइंस बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, एग्रीकल्चर भी साइंस का ही पार्ट है बेटा। साइंस का मतलब बायो मैथ नहीं होता है, साइंस में एग्रीकल्चर भी आती है, बायो भी आती है, मैथ्स भी आती है। ठीक है ना? तो आप नो डाउट, आप नो टेंशन रहो। चलिए उसके बाद चलते हैं करियर इन एग्रीकल्चर। अब करना क्या है बेटा आपको? अब चलो सर, अब कहानी आगे की करते हैं, अब आगे की बात करते हैं कि चलो सर हमने 11th क्लास में और 12th क्लास में हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करें? अब आती है सबसे बड़ी बात। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो वॉइस ओके आ रही है कि एकदम? आपके 2 क्वेश्चंस का जवाब तो मैंने दे दिया। क्या 10th क्लास के बाद एग्रीकल्चर में आना चाहिए और इसमें कितनी क्या भीड़ है? अब मान लो सर हमने 11th क्लास में और 12th क्लास में हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया। अब 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर करने के बाद अब हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है? हम कौन सी एग्जाम दे सकते हैं? फिर कॉलेज कहां से करेंगे? है ना? बात बेटा आपकी समझ में आ रही है? और कॉलेज करने के बाद बीएससी के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन सी प्राइवेट जॉब्स हैं, क्या बिजनेस हम कर सकते हैं, एमएससी हम कैसे कर सकते हैं, एमएससी के बाद कौन सी जॉब्स है, पीएचडी के बाद कौन सी जॉब्स है, और क्या हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी दूसरे देश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं क्या? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। दोबारा सुनना, सर हमने 10वीं में आपके कहने पर एग्रीकल्चर ले ली, 11वीं और 12वीं के अंदर। अब हमें यह बताओ कि 11वीं एग्रीकल्चर और 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अब एक नोट में आपको ये बताना चाहूंगा, आप 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर फाउंडेशन स्कूल से करो। मतलब एक ऐसी स्कूल जहां पे 11th और 12th के साथ आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन कोर्स कराया जाता, वहां से आप अपनी 11th 12th करो ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और इन फ्यूचर आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा। हाँ बेटा, आप मान लो 12वीं एग्रीकल्चर से करते हो, स्पेशली वीडियो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसमें पीसीएम और पीसीबी का बच्चा भी जा सकता है। आप कोई बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने तो मान लो 11वीं 12वीं मेरे पास बायोलॉजी थी, लेकिन सर मैं अब 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में आना चाहता हूं, तो बच्चे 12वीं के बाद भी एग्रीकल्चर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 11th 12th में एग्रीकल्चर पढ़ गए हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा। भाई जो बच्चा 11th 12th में है एग्रीकल्चर से, वो तो एग्रीकल्चर में जाएगा ही, लेकिन कोई बच्चा बायो मैथ से है तो वो बच्चा भी एग्रीकल्चर के अंदर आ सकता है। एबीसी का मतलब है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो एबीसी का मतलब तो हो गया भाई आपके पास 11th में 12th में एग्रीकल्चर थी, आप तो जा ही सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन कोई बच्चा पीसीएम से है या पीसीबी से है, मतलब मैथ से है या बायोलॉजी से है, तो ये बच्चे भी 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। चलिए अब सर हमें ये बताओ, हमने 11th 12th एग्रीकल्चर से कर ली, अब हम क्या करें? अब बेटा सुनो क्या करना आपको, अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो। अब आपको क्या करना है, अब सुनो। प्यारे बच्चों, आपने 11वीं और 12वीं
ये आपने एग्रीकल्चर से कर ली। तो प्यारे बच्चों, अब आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ एग्जाम्स आपको देनी होगी, और वो एग्जाम देके ही आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। सर हम तो बीएससी एग्रीकल्चर तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, अगर आप कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, वो आपके लिए ऐसे मान लो कि सोने पे सुहागा है, आपके लिए एक गोल्डन चांस है। गलती से भी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर मत कर लेना, वरना आपका फ्यूचर वहीं पे खत्म है। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज इतनी है क्या? इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज एग्रीकल्चर की, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब भारत के हर राज्य में स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के अंदर, भारत के अंदर हर राज्य के अंदर वहां पर एक स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम लगती है। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम के माध्यम से आपका उस राज्य की एग्रीकल्चर की सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा राजस्थान से अगर पढ़ रहा है और वो राजस्थान के अंदर अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, मतलब कि एग्रीकल्चर से कॉलेज करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बेटा वो जेट का एग्जाम दे सकता है। कौन सा एग्जाम? जेट का एग्जाम। ऐसे कोई बच्चा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे कोई बच्चा अगर मध्य प्रदेश से है तो वो एमपी पीएटी का एग्जाम दे सकता है। अगर ऐसे कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है तो वो यूपी कैटेट का एग्जाम दे सकता है। मतलब भारत के हर राज्य के अंदर अलग अलग एग्जाम्स लगती है, और ये एग्जाम देके आप उस राज्य की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हर राज्य के अंदर अलग अलग एग्जाम लगती है, उस एग्जाम को देकर आप उस राज्य की बहुत अच्छी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे बायोलॉजी वाला बच्चा नीट की एग्जाम देके आगे डॉक्टर की तैयारी करता है ना, जैसे इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी जेई का एग्जाम देना पड़ता है, ऐसे ही प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर फ्यूचर बनाने के लिए आपको एग्रीकल्चर की कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सर एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा आपको कुछ एग्जाम्स देनी पड़ेगी, और भारत के हर राज्य में अलग अलग एग्जाम्स लगती है। जैसे अगर आपको राजस्थान के अंदर अगर आपको एग्रीकल्चर से कॉलेज करना है, तो प्यारे बच्चों आप जेट का एग्जाम दे सकते हो। कौन सा एग्जाम? आप जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इस परीक्षा की आप तैयारी कीजिए, इसमें 11 12 का ही सिलेबस आता है और अच्छी लेवल की एग्जाम है। इस एग्जाम की आप तैयारी करके आपके नंबरों के आधार पर आपको राजस्थान की बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाएगी। ऐसे कोई बच्चा अगर एमपी का तो एमपी पीएटी, कोई बच्चा यूपी का तो वो यूपी कैटेट, मतलब हर राज्य में अलग अलग एग्जाम लगती है। फिर चलते हैं आगे। सर मुझे तो मेरे राज्य के बाहर पढ़ाई करनी है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे मेरे राज्य में पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो मेरी स्टेट से बाहर पढ़ाई करनी है। अब अगर किसी बच्चे को इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो प्यारे बच्चों आज के टाइम में सीयूटी का एग्जाम लगता है। बिल्कुल हाँ, आप दो एग्जाम दे सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, ये सबसे अच्छी बात है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आप 12वीं के बाद में जिस राज्य से आप हो, आप उस राज्य की एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन देने के लिए उस राज्य की आप वो एग्जाम दे सकते हो। लेकिन सर मुझे तो मेरे स्टेट से बाहर पढ़ना है, मुझे तो मेरे राज्य से बाहर पढ़ना है, मुझे मेरे राज्य में नहीं पढ़ना। जैसे कोई बच्चा मान लो राजस्थान का है, अब उसको राजस्थान से बाहर पढ़ना है, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है जहां फीस बहुत कम है, बहुत लग्जरी कैंपस, बहुत तगड़े कैंपस, बहुत तगड़ी कॉलेज है, अगर वहां पर आपको पढ़ना है तो प्यारे बच्चों आपको सीयूटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और सीयूटी
एग्जाम देके फिर आपकी जो काउंसलिंग है वो आईसीआर करता है, और आईसीआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पहले ये जो एग्जाम थी एजी वाले बच्चों की, जिनको इंडिया की टॉप कॉलेज में पढ़ना था एग्रीकल्चर के अंदर, पहले इस एग्जाम का नाम था आईसीएआर एग्जाम। आईसीएआर भारत में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। जी हां, आईसीएआर भारत के अंदर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो पहले ये एग्जाम इसी नाम से लगती थी, लेकिन आजकल सारी एग्जाम्स को कॉमन कर दिया। मतलब आज के टाइम में अगर आपको राजस्थान के बाहर पढ़ना है या अपने स्टेट से बाहर पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों आप सीयूटी का एग्जाम दो, और इस सीयूटी की एग्जाम देके फिर आपका जो एडमिशन है वो आईसीआर के कॉलेजेस में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू है, बीएचयू एक बहुत बड़ी कॉलेज है एग्रीकल्चर की। जैसे मान लो आपको यहां पर एडमिशन लेना है, तो आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, फिर सीयूटी का एग्जाम देने के बाद भारत का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का आईसीएआर, ये आपकी काउंसलिंग करेगा, और आपको काउंसलिंग और आपके नंबरों के आधार पर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो सीधी सीधी बात ये थी बेटा कि अगर आपने 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से करी है, तो जस्ट आपको 11वीं 12वीं के साथ ही इन जेट और सीयूटी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है ना बेटा। मतलब 12वीं का एग्जाम देते ही आपको एक तो जेट का एग्जाम देना है, एक सीयूटी का। अगर राजस्थान के हो तो जेट का एग्जाम दोगे, अगर एमपी के हो तो एमपी पीएटी का एग्जाम दोगे, अगर यूपी का हो तो यूपी वाली एग्जाम दोगे, अगर कहीं और से हो तो कहीं और वाली एग्जाम आपको देनी है। इसके अलावा आपको स्टेट लेवल के अलावा आपको इंडिया लेवल की जो एग्जाम है सीयूटी, इसकी भी आपको तैयारी करनी है। और लगभग दोनों का सेम सा सिलेबस है। सीयूटी में 12th का सिलेबस आता है और जेट में 11th 12th का सिलेबस आता है। अगर आप किसी फाउंडेशन स्कूल से अगर पढ़ाई करते हो तो आपका 12वीं के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर ली है तो 12वीं के जस्ट बाद आपको एक तो जेट की तैयारी करनी है अगर आप राजस्थान से हो, और साथ में आपको सीयूटी की तैयारी करनी है। सर जेट क्यों? अगर आपको राजस्थान की किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जेट का एग्जाम दे सकते हो, और अगर आपको राजस्थान के बाहर इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां फीस बहुत कम है, हॉस्टल बहुत शानदार है, कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत शानदार फैकल्टी है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तो प्यारे बच्चों आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जाम देने के बाद एग्रीकल्चर वाले बच्चों की जो काउंसलिंग करता है वो कौन करता है? वो करता है आईसीएआर, और आईसीएआर भारत में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है बात समझ में आ गई? उसके बाद चलते हैं आगे। अब सर हम आगे क्या कर सकते हैं? एक बार कमेंट कर दो यहां तक समझ में आ रहा है कि एक बार मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा पसीना आ रहा है वो साफ कर लूं चेहरे पे। बड़ा यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं। गर्मी बहुत है ना, चलिए अब आगे बात करता बेटा। अब सर हमारा मान लो सिलेक्शन हो गया, सर हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करना है? देखो बेटा उसके बाद आप करोगे बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपका 12वीं के बाद, ठीक है, आपका 12वीं के बाद है ना, मान लो आपका जेट में या फिर सीयूटी में आपका हो गया सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है? 12वीं के बाद अगर आपका जेट में और सीयूटी में हो गया सिलेक्शन, तो प्यारे बच्चों आप करोगे फिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। क्या करोगे बेटा? आप करोगे 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। आप 12वीं के बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा जेट और सीयूटी में,
तो फिर आपको जो कॉलेज मिलेगी वहां पर आपको करना है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है भाई साहब, बिल्कुल जैसे एमबीबीएस होता है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। बिल्कुल सेम एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की तरह ही सेम डिट्टो वैसे ही 4 साल का, वहां पर भी 4 साल लगते हैं, यहां पर भी 4 साल। आप चाहे एमबीबीएस करो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोफेशनल डिग्री करो, ये भी 4 साल का कोर्स आपको होता है। और इस 4 साल के कोर्स के साथ आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। फिर बेटा बीएससी के बाद आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। बिल्कुल जब आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई तो आप सेम वैसे ही जैसे आपने 12वीं के बाद एग्जाम देके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था, ऐसे ही सेम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी एमएससी करने के लिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी एग्जाम्स लगती है। तो उन एग्जाम्स के माध्यम से आप एमएससी एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपने एमएससी कर ली तो एमएससी के बाद आपको करनी है पीएचडी। आपकी इच्छा है तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, आपकी इच्छा है कि सर मुझे आगे एमएससी करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है तो एमएससी एग्रीकल्चर कर लो, उससे भी और ज्यादा पैसा कमाना है तो आप क्या कर लो बेटा, पीएचडी कर लो। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे ही 11 12 के बाद आपने जेट सीयूटी का एग्जाम दिया था, वैसे ही हर राज्य के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम लगती है, वो आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर पढ़ना है, अपने राज्य से बाहर अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करनी है तो प्यारे बच्चों आप जेआरएफ का, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो बेटा आपको बहुत अच्छा खासा पैसा आपको स्कॉलरशिप के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सेम वही बात कि सर मैंने अब एमएससी कर ली तो अब मुझे एमएससी के बाद मुझे पीएचडी करनी है, तो प्यारे बच्चों हर राज्य के अंदर पीएचडी के लिए भी अगर आप एग्रीकल्चर से पीएचडी करना चाहते हो उस राज्य के किसी कॉलेज से, तो उसके लिए भी एग्जाम होता है। नहीं सर मुझे तो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज से पीएचडी करनी है, मतलब मुझे तो मेरे राज्य से बाहर जाकर कहीं और जगह से मुझे पीएचडी करनी है, तो प्यारे बच्चों एसआरएफ का एग्जाम लगता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एग्जाम्स देके आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब 11वीं 12वीं के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको एमएससी करनी है तो आपको बेटा उस स्टेट की या इंडिया लेवल की वो एग्रीकल्चर वाली एग्जाम आपको देनी है, आपका एमएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पीएचडी करनी है तो आपको फिर बेटा फिर वो एग्जाम देनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्टेट की या फिर इंडिया लेवल की, आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। सर अगर मुझे इंडिया लेवल की एग्जाम देनी है पीएचडी के लिए तो कौन सी एग्जाम दूंगा एग्रीकल्चर में, एसआरएफ। एमएससी के लिए कौन सी दूंगा, जेआरएफ। और हर राज्य के अंदर अलग अलग एग्जाम होती है एमएससी और पीएचडी के लिए। सर ये बताओ क्या बायोमैथ के अंदर भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल बेटा वहां पर भी ऐसा ही होता है, वहां पर भी ऐसा ही होता है। वहां पर भी 4 साल की वो जो उनकी यूजी होती है, मतलब जो एमबीबीएस यूजी होती है, उसके बाद उनको भी एमएससी मतलब कि पीजी करने के लिए उनको भी दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। फिर अगर उनको भी पीएचडी करनी है तो उनको भी एग्जाम देना पड़ता है। हर सब्जेक्ट में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आर्ट्स हो, कुछ भी हो, सबको मतलब बीएससी के बाद या बीए के बाद या बीकॉम के बाद अगर उनको एमए करना है, उनको एमकॉम करना है, उनको एमएससी करना है ना, उनको एमबीबीएस पीजी करनी है, तो बेटा सबके सेम रूल है, सबको एग्जाम्स देके एडमिशन मिलता है। मतलब आपको दुनिया इस भीड़ से अगर आपको अलग जाना है तो बेटा आपको एग्जाम दे के ही जाना है, तभी आप बहुत अच्छी जगह जा पाओगे। और इन जगहों से अगर आप पीएचडी करते हो, एमएससी करते हो, बीएससी करते हो तो आपकी जिंदगी अच्छा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या यहां तक समझ में आ गया? मुझे कमेंट कर दो एक बार फटाफट। अब आपकी जो कॉलेज होती है, आपकी जो कॉलेज होती है बीएससी एग्रीकल्चर वाली जो कॉलेजेस होती है ना, आपके जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, उन एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर आप इन 13 सब्जेक्ट से अपनी यूजी कंप्लीट कर सकते हो। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, 12वीं के बाद
आपकी 4 साल की जो कॉलेज होती है बेटा, हाँ 12वीं के बाद आपकी 4 साल की जो कॉलेज होती है उसको बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक। आप जेट की और सीयूटी की एग्जाम देके किसी भी इन 13 कोर्स में, देखो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 13 कोर्स आपके पास में है बेटा। आप जेट और सीयूटी की एग्जाम देने के बाद में आप लगभग इन 13 में से किसी भी कोर्स के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। अब इन 13 के अंदर आज के टाइम में सबसे बेस्ट कोर्स कौन से हैं जिनसे आप अपनी बीएससी पूरी कर सकते हो? देखो सबसे बेस्ट तो है बेटा बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर सबसे बेस्ट जो कोर्स है आज के टाइम में बेटा वो है बीएससी एग्रीकल्चर। इसके अलावा आज के टाइम में एक और अच्छा कोर्स चल रहा है हॉर्टिकल्चर, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है बेटा। फिशरीज मतलब मछली पालन से भी आप कर सकते हो। एक बेटा नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा कोर्स है। एक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जहां पे स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, मोस्टली मैथ्स वाले बच्चे यहां पर जाते हैं। डेयरी टेक भी मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, फूड के अंदर मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे और ज्यादा जाते हैं, है ना। अगर आप एग्रीकल्चर से हो, अगर आपकी 11वीं 12वीं अगर आपकी एग्रीकल्चर से है तो बेटा आपके अगर अच्छे नंबर, बहुत बढ़िया वाले नंबर है, तो आप बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लो 4 साल के लिए। ये बहुत बेस्ट कोर्स है। बाई चांस अगर ये कोर्स आपको नहीं मिलता है तो एक दो ऑप्शन आपके पास और बहुत बढ़िया वाले, वैसे 13 ऑप्शन, आपके 13 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बहुत बेस्ट वाले बता रहा हूं। अगर बीएससी एग्रीकल्चर मान लो आपको नहीं मिलता है तो प्यारे बच्चों बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर आप आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इसके अलावा फिशरीज साइंस, अगर आप फिशरीज ले रहे हो तो आप राजस्थान से बाहर रहने का प्रयास, क्योंकि राजस्थान थोड़ा क्या पानी की समस्या है ना, तो साउथ के अंदर फिशरीज साइंस बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप फॉरेस्ट्री भी ले सकते हो भाई, फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक नेचुरल फार्मिंग अच्छा कोर्स है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। इंजीनियरिंग मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, डेयरी टेक मैथ्स वाले बच्चों के लिए, फूड टेक्नोलॉजी मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और बायोटेक बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, है ना। ये लगभग मैं ऐसे कह रहा हूं कि जब आप जेड सीयूटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इन 13 में से किसी भी एक कोर्स से आप अपनी 4 साल की कॉलेज कर सकते हो। तो आपको जो कॉलेज करनी है बेटा वो किससे करनी है? वो करनी है बीएससी एग्रीकल्चर से। बाई चांस अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर या फिर फिशरीज या फिर फॉरेस्ट्री, मतलब ये जो फॉरेस्ट जो साइंस होती है, नेचुरल फार्मिंग आज के टाइम में जिसकी बहुत डिमांड है, या अगर आपको एग्रीकल्चर में बिजनेस सीखना है तो आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से आप अपनी कॉलेज कर सकते हो। अगर आप बायोमेस के बच्चे हो तो डेयरी टेक, फूड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। ठीक है, या तो समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपकी जो कॉलेजेस होती है वहां पे कितनी क्या फीस लगती है और कितनी साल की आपकी कॉलेज होगी, है ना। आपकी जो बीएससी होती है ना बेटा, वहां वो कितने साल की होती है, वहां पे कितना क्या खर्चा लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट सीट की, तो नॉर्मली लगभग 6,000 से 15,000 पर सेमेस्टर फीस होती है ना, लगभग कम से कम फीस है बेटा ये। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, हाँ बेटा सही कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस है, इसकी बात करो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है ठीक है, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम है, लगभग 6,000 से 15,000 पर सेमेस्टर है। अगर एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड मतलब जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होती है, प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर फीस है 35,000 से 1,00,000। तो यहां पर आपको जाना ही नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट सीट से करना है। ठीक है, आपका ये 4 साल का जो कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। 6 महीने का बेटा एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और हर सेमेस्टर में लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं। और लास्ट मतलब आपका जो 4th ईयर होता है, मतलब 7th और जो 8th जो सेमेस्टर आपका होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, ट्यूर वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं काम की। हाँ, अब बात करते हैं स्कोप की। अब चलते हैं मुद्दे की बात, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, आ जाओ बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर,
बात समझ में आ रही है? बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हो? जी बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? और आ रही है समझ में कहानी? आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के आप एग्जाम दे सकते हो? मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसके अंदर? बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर, या फिर फॉरेस्ट्री में, या फिर फिशरीज, किसी के अंदर भी, जब आप 4 साल की आप कॉलेज करते हो एग्रीकल्चर कॉलेज से, उस 4 साल के दौरान आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, ताकि आपकी बीएससी कंप्लीट होते ही आप नौकरी लग जाओ। अगर किसी बच्चे को 4 साल की कॉलेज कंप्लीट होते ही अगर नौकरी लगना है, मेरी बात सुन रहे हो क्या? अगर किसी बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर अपना कोर्स कंप्लीट करते ही अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो बेटा आप अपनी बीएससी के साथ इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। कौन कौन सी है? तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, ठीक है बेटा? किसकी? आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पर आपको नाम बता रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं एक एक जॉब के बारे में आपको बता सकूं। मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं, बाकी आप गूगल कर सकते हो उनकी पे स्केल के बारे में। और आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट जॉब से, इनकी सैलरी लगभग 50,000, 60,000, 65,000, 55,000 से शुरुआत होती है ना। किसी की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लगभग मतलब आप 50,000 के आसपास मान के चलो। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप जो गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी करोगे, अगर आप जॉब लग जाते हो, बीएससी करते ही गवर्नमेंट जॉब लगते हो, तो सैलरी लगभग आपकी 50,000, 55,000, 60,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी की थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है टीए इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फार्म मैनेजर, डबलएओ। राजस्थान के अंदर या पूरे भारत के अंदर एग्रीकल्चर की सबसे फेवरेट जो जॉब है वो यही है, डबलएओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है? एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। आरएफओ, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर। डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एडीएचओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर बहुत सारी, ये एक विभाग का नाम है, ये एक डिपार्टमेंट का नाम है, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स है। उसके बाद बेटा अगली जॉब है आरएसडब्ल्यूसी, राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ठीक है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी अलग अलग जॉब्स आती है। उसके बाद है एसएससी का, आपने नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की भर्तियां आती है। उसके बाद में एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी भी बहुत सारी अलग अलग जॉब्स आती है, भी एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसकी भी जॉब्स आती है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये रेसे वाले नहीं आती कि बेटा, इसमें बहुत सारी जॉब्स आती है। एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आरएफओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, ठीक है? डबलएई, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर। एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बहुत फेमस जॉब है एग्रीकल्चर में। अगर रुतबे वाली जॉब है ना, रुतबा जिसका जलवा है, बहुत फेमस जॉब है एफएसओ, बहुत तगड़ी जॉब है। एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये बहुत तगड़ी जॉब है, बैंक के अंदर आती है बेटा ये। उसके बाद फार्म मैनेजर इन यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, स्टेट सीड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो अलग अलग राज्यों में जो सीड वाले जो सरकारी कॉर्पोरेशन होते हैं, जो लिमिटेड्स होते हैं, उनके अंदर जॉब आती है। सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एग्रोस, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, इनके अंदर जॉब्स आती बहुत सारी। कॉफी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया। मार्केटिंग फेडरेशन हो गया। डीआरडीओ, डीआरडीओ का नाम सुना आपने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ के भी अंदर भी एग्रीकल्चर की जॉब आती है ना बेटा, ध्यान रखना। यूपीएससी, बहुत बड़ी जॉब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर किसी को आईएएस बनना है तो भाई साहब बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एग्रीकल्चर से आईएएस बनना बहुत आसान है, और एग्रीकल्चर से आप अगर हो तो आप आइए यूपीएससी के अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ले सकते हो। बहुत एक किस्मत वाली बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा आप साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ी जो जॉब होती है वो होती है आईएफएस,
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, एग्रीकल्चर के अंदर यूपीएससी के माध्यम से सबसे बड़ी जो जॉब होती है, एक आईएएस अधिकारी होता है, वो होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये आप दे सकते हो, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जॉब है। ठीक है, जो यूपीएससी के माध्यम से आप ये लग सकते हो। और आप किसी को भाई आईएएस बनने का अगर सपना है तो आराम से बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स की मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, आप एग्रीकल्चर से बहुत इजीली आईएएस बन सकते हो। उसके बाद आरपीएससी, अपने राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है। एग्रीकल्चर एओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, एआरओ हो गया, एआरओ, डबल एआरओ, ये जॉब्स आप आराम से लग सकते हो, है ना। उसके बाद बेटा एफएसएसए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आपने नाम सुना होगा, इसकी बहुत सारी जॉब्स आती है। इसके अलावा क्रिबको, कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इसके अलावा इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, नाबार्ड, नाबार्ड की बहुत तगड़ी जॉब्स आती है भाई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड है ना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कृषि लोन होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और नाबार्ड एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बैंक है, आप ऐसे मान के चलो। नाबार्ड की जो जॉब्स होती है बहुत पैसे वाली जॉब्स होती है भाई। नाबार्ड, बिल्कुल, नाबार्ड में ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब्स आती है और अच्छी खासी बहुत बढ़िया वाली सैलरी होती है, बहुत बढ़िया वाली, आप मजे कर सकते हो आराम से। इसके अलावा एसएससी का आप जॉब दे सकते हो। इंडियन रेलवे के अंदर भी कुछ जॉब्स एग्रीकल्चर की आती है, वो आप आराम से दे सकते हो। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है उनमें आराम से आप जॉब दे सकते हो। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां के अंदर भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी जॉब्स आती है, वो भी आप दे सकते हो। और NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, तो बेटा बहुत सारी जॉब्स है। ये मैंने आपको टॉप जॉब बताई है, आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में ये जॉब्स आराम से दे सकते हो। मतलब आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इनकी तैयारी कीजिए, ताकि आप बीएससी एग्रीकल्चर होते ही आप जॉब लग जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोस्ट ऑफ इनके अंदर जो सिलेबस आता है वो एग्रीकल्चर ही आता है। मतलब किसी बच्चे की अगर बीएससी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है तो वो ये जॉब्स आसानी से लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फिर बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें, मान लो बाई चांस स्थिति घर पे खराब है, किसी को जल्दी जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया क्योंकि सब लगना पॉसिबल नहीं है, तो भाई साहब बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी है और बहुत बढ़िया वाला पैसा मिलता, बहुत बढ़िया वाला। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशी, सीड मतलब बीज, फार्म मशीनरी, पावर मतलब ये जो मशीन्स वगैरह बनती है ना एग्रीकल्चर के अंदर, ड्रोन बनता है आजकल, ड्रोन का बहुत यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीकल्चर की, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे सॉस केचप वगैरह बनते हैं ना, एग्री डाटा एनालिस्ट और जीआईएस, आज के टाइम में जीपीएस और जीआईएस का बहुत यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी वाली जॉब ही है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट, रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छा रिनोवेशन है, मतलब एक टेक्नोलॉजी का बहुत तगड़ा यूज है। रिमोट सेंसिंग से अपन किसी भी चीज का बिना छुए, बिना फिजिकल टच के आपने पता लगा सकते किसी एरिया के अंदर क्या हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो बहुत अच्छा ये सेक्टर डेवलप हो रहा है। ड्रोन ऑपरेटर हो गया, स्मार्ट फार्मिंग कंसल्ट हो गया, और एक होता है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट। बेटा ये है ना, ये जो यंग प्रोफेशनल फर्स्ट ना, ये आईसीआर की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है। मतलब ये परमानेंट तो नहीं होती, लेकिन आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाता है। आपने सुना संविदा, आपने नाम सुना संविदा भी नौकरी कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से आपको सरकारी नौकरी की तरह ही रखा जाता है, बस कुछ आपको एक्स्ट्रा जो पैसा वो नहीं मिलता, बाकी अच्छा खासा। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर किसी को जल्दी जॉब लगना है तो आराम से आईसीआर की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत सारी प्राइवेट जॉब भी बेटा आपके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें बिजनेस की, किसने मुझे बिजनेस करना है, मुझे ना तो प्राइवेट जॉब करनी है ना ही मुझे सरकारी करनी है, मुझे बिजनेस बताओ। तो भाई साहब बहुत सारी बिजनेस है, प्लांट सेलिंग एंड नर्सरी का, टिश्यू कल्चर लैब, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, डेयरी बहुत तगड़ा पैसा भाई, डेयरी इंडस्ट्री बहुत पैसा है ना, फिशरीज मछली पालन हो गया, पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन हो गया, सोइल टेस्टिंग लैब हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स हो गया, बी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन हो गया, वर्मी कल्चर केचुआ वाली खाद बनती ना बेटा, बायो फर्टिलाइजर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है पॉली हाउस में खेती करना, है ना, और मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम बहुत महंगी बिकती भाई,
आप बहुत छोटे से एरिया के अंदर बहुत अच्छा खासा मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हो, बहुत बढ़िया पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। और मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, अब आपको पता है कि बहुत सारी दवाइयां, लगभग मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए आपको मेडिसिनल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मेडिसिनल प्लांट्स एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है बेटा। तो ये बहुत सारी बिजनेस है। आप, मैं तो देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है। आप एक एक चीज को गूगल करो, चैट जीपीटी पे देखो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस, बहुत सारी ऑप्शन है। अरे कौन कहता है कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर नहीं है? कौन कह रहा है कि जॉब्स नहीं है? इतनी सारी बता रहा हूं, और मैंने तो आपको टॉप बताया है। मैंने पूरी डिटेल तो आपको बता ही नहीं पा रहा हूं, मैं केवल आपको टॉप लेवल की बता रहा हूं। बहुत बहुत भयंकर भाई, बहुत जॉब्स है। अब चलते हैं आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर। आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा। एकदम आप ध्यान से सुने कि आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ भाई सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ध्यान से सुनिए बेटा। आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो पहली बात तो ये, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जितनी जॉब्स आप तैयारी कर सकते थे वो सारी आप दे सकते हो। पहली बात तो ये कि बीएससी एग्रीकल्चर लेवल की जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो भी एमएससी वाला बच्चा दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एएसआरबी, एआरएस, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, बहुत बहुत तगड़े लेवल की भाई, बहुत तगड़े लेवल की सैलरी मिलती है। डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एसटीओ, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर। राजस्थान के अंदर हालत यह है कि एग्रीकल्चर के स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं है एग्रीकल्चर का। फर्स्ट ग्रेड के आप टीचर बन सकते हो, लगभग 70 से 80,000 सैलरी बेटा। इसके अलावा आप एमएससी और बीएड कीजिए, आप एमएससी करो और उसके साथ बीएड करो, आप फर्स्ट ग्रेड के आप स्कूल एग्रीकल्चर के लेक्चरर बन जाओगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इसके अलावा AARO, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। इसके अलावा ARO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ठीक है बेटा। AO, एग्रीकल्चर ऑफिसर। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे बेटा पहला हो गया ARS, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट। उसके बाद DHO, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। उसके बाद बेटा STO, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एग्रीकल्चर का। AARO, ARO और AO, ये आफ्टर एमएससी, मतलब ये जो जॉब्स है ना, आप इनकी एग्जाम एमएससी करने के बाद में ही दे सकते हो। मतलब आप एमएससी का लास्ट ईयर अगर आपका है, मतलब आप एमएससी पूरी होने वाली है या फिर आपकी एमएससी हो गई, आप इन जॉब्स की आप तैयारी कर सकेंगे, फॉर्म आप भर सकते हो। और मैंने अभी जो पहले बताया था बीएससी एग्रीकल्चर, वो जॉब तो दे सकते हो आप एमएससी करने के बाद। इसके अलावा स्पेशली बहुत सारी जॉब्स और आती है जो केवल एमएससी वाला बच्चा ही दे सकता, बीएससी वाला नहीं दे सकता। इन जॉब्स को देने के लिए आपकी बीएससी के बाद एमएससी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत पैसा भाई इनके अंदर, बहुत अच्छा खासा पैसा है, आपसे गूगल कर लेना। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे मैं बात करूं बेटा, उसके बाद में तो वो भी और है। देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, AEO, ASO, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफिसर, NLC, सीड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, AP, असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 लाख प्लस सैलरी एग्रीकल्चर के अंदर। SMS, सब्जेक्ट इस मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो ये भी सारी जॉब्स आप एमएससी एग्रीकल्चर के बाद भी दे सकते हो। बहुत अच्छा खासा पैसा है, आराम से गूगल करके देखना। किसी को प्रोफेसर बनना है तो भाई साहब एग्रीकल्चर से प्रोफेसर बनना बहुत आसान है, ठीक है। फिर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो ऑल एग्रीकल्चर कंपनी, बिल्कुल एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनीज है, दुनिया की एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनीज है, आराम से आप आफ्टर एमएससी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा अपने इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब देते हैं सरकारी नौकरी की तरह। तो वो जॉब्स आपको आराम से मिल सकती है, जैसे टीचिंग हो गया है ना। बहुत सारी कॉलेज ऐसी है जहां पर प्राइवेट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर
नियुक्त किए जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी एग्रीकल्चर कॉलेज ऐसी है जहां पर प्रोफेसर पूरे नहीं है, या जहां पर टीचर या स्टाफ कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर जिन बच्चों ने एमएससी और साथ में नेट का एग्जाम दे रखा है, नेट का एग्जाम बेटा ये अगर किसी बच्चे को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो बेटा आपको एमएससी के बाद में आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप आराम से दिए, ये नेट का एग्जाम देने के बाद आप प्रोफेसर की एग्जाम दे सकते हो, प्रोफेसर की आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी एमएससी है और साथ में आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर आप आराम से बन सकते हो। या फिर आपने बीएससी एमएससी कर रखी है तो आप किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा खासा पैसा पढ़ा के कमा सकते हो। और इसके अलावा आईसीआर की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है आईसीआर के अंदर, वो जॉब भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, आफ्टर पीएचडी करने के बाद आप एग्रीकल्चर में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप दे सकते हो। अगर आपकी पीएचडी एग्रीकल्चर से, तो आप कौन सी जॉब की आप तैयारी कर सकते हो बेटा, तो प्रोफेसर आप आसानी से बन सकते हो, आपकी नेट एग्जाम क्वालिफाई होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हो। इंटरनेशनल रिसर्च जॉब, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च जो जॉब आती है वहां भी आप जा सकते हो बिल्कुल आराम से। और साइंटिस्ट की सैलरी आती है लगभग अभी 1,10,000 स्टार्टिंग सैलरी है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जो भी सैलरी है वो 1,10,000 है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, उसमें कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते हैं, वो अलग बात है। ये स्टार्टिंग सैलरी है, उसमें कुछ आपका वो चार्ज वगैरह करता है ना हेल्थ वगैरह का, वो अलग बात है। स्टार्टिंग सैलरी 1,10,000 है। ठीक है, और ऑल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब अगर आपकी पीएचडी है तो बीएससी लेवल की प्लस एमएससी लेवल की और प्लस पीएचडी, सारे लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हो। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर से पीएचडी कर ली तो आप दुनिया की कोई सी भी एग्रीकल्चर एग्जाम दे सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च जॉब आराम से कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स आप आराम से दे सकते हो। और वर्ल्ड की किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत लाखों के अंदर आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर किसी बच्चे को विदेश में पढ़ना भाई, वो क्या कर सकता है। किसी बच्चे को अगर इंडिया के बाहर अगर एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं तो इंडिया से बाहर एमएससी करना चाहता हूं एग्रीकल्चर से, तो बेटा आराम से आप कर सकते हो। आप क्या करो बेटा, आप अपनी इंडिया से बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करो। अब अगर आपको दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाना है तो बेटा आपको 2 जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, एक तो IELTS और एक TOEFL। तो देखो एक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ये जो IELTS इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और TOEFL का पूरा नाम है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो बेटा अगर किसी दूसरी कंट्री में, अगर आपको इंडिया के बाहर अगर पढ़ने के लिए जाना है ना, तो आपको दोनों में से कोई एक एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम पास करके आप किसी दूसरी कंट्री में आराम से जा सकते हो और वहां जाके आप एमएससी के लिए अप्लाई करो, वहां से आप एमएससी कर सकते हो। और एमएससी के साथ आप वहां पे पार्ट टाइम या बेटा फिर फुल टाइम आप आराम से जॉब की आप तैयारी वहां पे कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपको इंडिया से बाहर अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, मतलब किसी बच्चे को इंडिया के बाहर पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत अच्छा खासा पैसा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप क्या कीजिए बीएससी एग्रीकल्चर के जस्ट बाद में आप दोनों में से ये कोई जॉब की, मतलब सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर करो। बीएससी एग्रीकल्चर करते ही दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम पास करो, फिर आपकी एंट्री हो जाएगी दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे वहां जाने के लिए। वहां पर आप एमएससी के लिए अप्लाई करो और वहां पर आप एमएससी के साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और जैसे ही आपकी एमएससी पूरी हो तो बेटा आप वहां पे फुल टाइम जॉब आराम से कर सकते हो और लाखों का पैकेज आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे चले, अगर आपको हायर एजुकेशन की बात करें, अगर किसी बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, जैसे बेटा 12वीं के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपने जेट
और सीयूटी का एग्जाम दिया था। ऐसे ही अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, तो आप इंडिया लेवल पे एग्जाम लगती है जेआरएफ के माध्यम से एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। इस एग्जाम का नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इंडिया लेवल की एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम को आप क्रैक करके आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर आपको अपने ही राज्य में अगर एमएससी करनी है तो वहां पर अलग अलग एग्जाम्स लगती है अलग अलग राज्य के अंदर। जैसे अपने राजस्थान में जेट के साथ एग्जाम लगती है, जिस दिन जेट की एग्जाम होती है उसी दिन एमएससी वाले बच्चों की एग्जाम भी होती है और उसी दिन पीएचडी वाले बच्चों की एग्जाम भी होती है। तो आप जेआरएफ की एग्जाम देके आप एमएससी एग्रीकल्चर, और आप अपनी एमएससी किसी भी एक सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ब्रीडिंग, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हो, या तो अपनी स्टेट से या इंडिया के किसी भी दूसरी स्टेट से आप एमएससी कर सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जेआरएफ का, अगर राजस्थान से बाहर एमएससी करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप एमएससी। एमएससी के बाद आप पीएचडी करोगे। क्या करोगे बेटा? पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए बेटा आपको एसआरएफ का एग्जाम देना। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने राज्य से बाहर अगर पीएचडी करना चाहता हूं तो बेटा आपको एसआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और अगर आप अपने ही राज्य से पीएचडी करना चाहते हो तो अलग अलग राज्यों के अंदर पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप अपनी स्टेट वाली एग्जाम भी दे सकते हो और इंडिया लेवल का ये एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम भी दे सकते हो। और ये दोनों एग्जाम क्रैक करके आप पीएचडी आप कर सकते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। ठीक है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो जस्ट एमएससी के बाद आप एक एग्जाम और देना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आप ये देते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देते हो तो बेटा आप प्रोफेसर की एग्जाम आराम से दे सकते हो। इसके अलावा आप एमएससी के बाद में एसएमएस की एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आप क्या बनोगे? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आप बनोगे। और अगर आपको पीएचडी करनी है बहुत अच्छी जगह से तो साथ में आप एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप आप एग्जाम दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आफ्टर एमएससी के बाद आप नेट की एग्जाम दे सकते हो, आप एसएमएस एग्जाम दे सकते हो और आप एसआरएफ एग्जाम दे सकते हो और बहुत अच्छी खासी एजुकेशन आप कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात बेटा यह है कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी करते हो राजस्थान से बाहर, आप जेआरएफ की आपने एग्जाम दी और जेआरएफ में अगर आपको राजस्थान से बाहर आपको कॉलेज मिल रही है, मतलब आपको अपने स्टेट से बाहर कॉलेज मिलती है, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए आपको पर मंथली स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि हॉस्टल फीस कम हो जाती है, मतलब अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप नेट की एग्जाम क्लियर करते हो, ये एएसआरबी एक बोर्ड है, एएसआरबी एक बोर्ड है एग्रीकल्चर का, वो ये एग्जाम दिलवाता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को। नेट की एग्जाम वैसे सारे बच्चे देते हैं, कॉमर्स वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं, बायो वाले भी देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ये जो नेट का एग्जाम है वो कौन करवाता है? वो करवाता है एएसआरबी, है ना। तो इसमें भी अगर आपकी अच्छी खासी रैंक आती है तो बेटा आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर आप एसआरएफ की एग्जाम क्रैक करते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो, इस एग्जाम के माध्यम से अगर आप पीएचडी करते हो तो लगभग आपको 40 से 42 हजार रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो मेरे कहने का मतलब यह है एग्रीकल्चर के अंदर आप आराम से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी ओनली टॉप जॉब्स के बारे में बताया है। अगर आपकी पीएचडी हो गई तो आप दुनिया की एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और एक लाइन मैंने आपके लिए बनाई बेटा, प्राउड टू बी एन एग्रियन वी फीड द वर्ल्ड। ये लाइन आप लिख लेना, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर हो तो ये लाइन आपके लिए एकदम वरदान है। प्राउड टू बी एन एग्रियन वी फीड द वर्ल्ड, और प्राउड करो कि आप एग्रीकल्चर वाले हो। और मैं वापस कह रहा हूं, अगर आप क्लास 10 पास आउट बच्चे हो, नो डाउट आपका एग्रीकल्चर में वेलकम है। अगर आप 12th पास आउट बच्चे हो, अब आपको आगे क्या करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो,
कौन सी जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, ये वीडियो आपके लिए था। आप एमएससी कर रहे हो, क्या कर सकते हो एमएससी के बाद, ये वीडियो आपके लिए था। आप पीएचडी कर रहे हो एग्रीकल्चर से, आप क्या कर सकते हो, वीडियो आपके लिए था। चाहे 10th पास आउट बच्चा हो, चाहे 12th पास आउट बच्चा हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे एमएससी एजी वाला हो, और चाहे पीएचडी एग्रीकल्चर वाला हो, ये वीडियो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो आपको ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। और आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होगी। और ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैं लाइव कह रहा हूं कि इन फ्यूचर सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो डिग्री होगी वो बीएससी एग्रीकल्चर होगी, वो एमएससी एग्रीकल्चर होगी, वो पीएचडी एग्रीकल्चर होगा। ये ध्यान रखना, इन फ्यूचर सबसे डिमांडिंग जो डिग्री होगी वो बीएससी एग्रीकल्चर, वो एमएससी और वो पीएचडी होगा। और कोई अगर आपका डाउट है बेटा तो आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लाइव सेशन एंड होने के बाद भी आप कमेंट करके मुझे बता देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं कह रहा हूं ना, मैं वापस कह रहा हूं, एग्रीकल्चर में भर भर के जॉब है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो। देखो मैंने शुरू में कहा था ना कि एग्रीकल्चर के बच्चों में बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद में पढ़ना बंद कर देते हैं, एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, और फिर क्या कहेंगे, हमने तो एग्रीकल्चर की गलती कर दी। जो उसी की लगेगी, पैसा वही कमाएगा जिसको नॉलेज होगा, जो पढ़ेगा, जो थोड़ा बहुत अपने आप को सीरियस लेगा। अब देखो मजे करो, मैं मना नहीं कर रहा, कॉलेज में जाके आप मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो चाहे एजी ले लो, चाहे बायो ले लो, चाहे मैथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पढ़ने वाले बच्चों बढ़िया पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो बिजनेस भी बहुत है इसके अंदर, प्राइवेट जॉब भी बहुत है, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है, और बहुत अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय निशा, जय विजय निशा। और बिल्कुल बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओ, बहुत बढ़िया आप ग्रोथ करें। तो जय निशा, विजय निशा, और सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पहले पता हो। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भाई मेरी भी पसीना आ चुका गर्मी के अंदर। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, और प्राउड के साथ कहना है हमारा कल्चर एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बिल्कुल आप प्राउड के साथ कहा करो कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, क्योंकि दुनिया अपने पे डिपेंड है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।